बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जो सर्कुलर मोशन के हवाले से हैं। हम उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पास्ट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स हों, उनके अंदर रिपीट हुए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम रीजंस के साथ जो है वो लॉजिकली डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपके काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। Okay, first MCQ is the rotational kinetic energy of a hoop is equal to। अगर हम देखें कि जो एक hoop की rotational kinetic energy है वो किसके इक्वल है, इसके लिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। हूप के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के। इफ वी पुट दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन देन इट बिकम्स 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं 1/2 m इंटू आर ओमेगा होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट द v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो आर ओमेगा की जगह हम पुट कर सकते हैं v स्क्वायर। सो दिस 1/2 mv स्क्वायर इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हम लीनियर मोशन के लिए या एक मोशन अलोंग अ लाइन के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। Next, a hoop and disc have same mass and radius. Their kinetic energies are related by। तो ये किसके साथ जो है वो रिलेट होंगी। अगर हम एक डिस्क के लिए देखें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है फॉर डिस्क इट इज इक्वल टू 1/4 mv स्क्वायर, अगर हम इन टर्म्स ऑफ mv स्क्वायर देखें। इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप के लिए उसका फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज फॉर हूप। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/4 mv स्क्वायर। और अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो 1/4 mv स्क्वायर दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। सो वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज। एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट की क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये होता है मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुट द सेटेलाइट इन एन ऑर्बिट। किसी भी सेटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, और आमतौर पर इसका फार्मूला जो है वो जी आर से कैलकुलेट करते हैं। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट एंड आर इज द रेडियस। अगर हम अर्थ के लिहाज से यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये बनता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम वैसे भी याद रख सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कितने टाइम में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। जियो कहते हैं अर्थ को और स्टेशनरी कहते हैं रेस्ट को, यानी ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के लिहाज से किस हालत में होते हैं, इट इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। और इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका रेवोल्यूशन टाइम भी उतना ही होता है जितना अर्थ का अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करने का टाइम होता है, एंड दैट इज 24 आवर। ओके जी, नेक्स्ट इज द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम। दिस इज सिमिलर टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर वेलोसिटी। जैसे लीनियर केस में होता है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर मोशन के केस में हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So this will be the answer. What is the relation between arc length and theta? Arc length आमतौर पे हम कहते हैं this is for a portion of circle। जब भी हम पूरे सर्कल की कोई एक पोर्शन लेते हैं तो उसको हम आर्क का नाम देते हैं, which is formed between two radii and it is the length of the some part of the circle। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो रिलेशन यूज होता है that is arc length is the product of radius and angular displacement at center। S is equal to r theta। 1 radian is equal to how much degrees? Actually this is equal to this is derived from एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं और वो होते हैं 360 डिग्री।
अगर हम यहाँ से 1 रेडियन कैलकुलेट करना चाहें तो ये बन जाएगा 360/2 पाई, और 2 पाई की अगर हम वैल्यू पुट करें 2 इंटू 3.14 तो ये बन जाएगा 6.28। तो 360 को जब हम 6.28 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। When a body moves in a circle in the counterclockwise direction, the angular displacement is taken as usually the anti-clockwise or counterclockwise. It is taken as positive. आमतौर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम कन्वेंशनली काउंटर क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव। सो दिस विल बी द पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कल इज। अगर हम डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी देखें, एक बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो उस वक्त जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज अलोंग द टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर जब हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो वो टेंजेंट के अलोंग होती है, तो इसके लिए जो आंसर होगा दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और इन दोनों के दरमियान अगर हम एंगल देखें तो वो कितना बनता है, दैट बिकम्स 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट द एंगल फॉर्म बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 90। द सर्कमफेरेंस सबटेंड्स एन एंगल। अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द होल सर्कल। पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है, लेंथ ऑफ द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ सर्कल, इसको हम सर्कमफेरेंस का नाम देते हैं। तो पूरे सर्कल के लिए जो टोटल डिग्रीज होते हैं वो 360 डिग्रीज होते हैं, और अगर हम इनको रेडियन में चेंज करें तो उसके लिए हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। So the circumference forms an angle equal to 2 pi radian. The relation between linear and angular acceleration is this is equal to A is equal to R alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration, where A is the linear acceleration, alpha is the angular acceleration, and R is the radius. Okay. So this will be the answer. When a body is whirled in a horizontal circle by means of a string, the centripetal force is supplied by. जब भी बॉडी हॉरिजेंटल सर्कल में मूव करती है किसी भी स्ट्रिंग के जरिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके जरिए प्रोवाइड होती है। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसकी तरफ से प्रोवाइड होती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन विच इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। इसको हम यूं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर टेंशन या स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो ये जो स्टोन है या कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ को लीव कर देगी। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स, व्हाट डज इट परफॉर्म? एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क। उसकी रीजन ये है कि जब भी हम किसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेते हैं तो उसके और फोर्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है वो 90 बन रहा होता है, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और उस केस में जो एंगल है वो जब 90 होता है तो cos 90 इक्वल हो जाता है 0 के, और इसलिए हम कहते हैं टोटल वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो नो वर्क इज डन इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with linear speed v, then its centripetal force is। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, वेयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करें अबव इक्वेशन में तो यहाँ से क्या बन जाता है, इट बिकम्स mv स्क्वायर ओवर r। सो द वैल्यू इज mv स्क्वायर ओवर r। Next is a stone is whirled in a vertical circle at the end of string. When the stone is at highest position, the tension in the string is। जब भी वर्टिकल केस में जब स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पर है, हाईएस्ट पोजीशन पर, तो उस केस में जो टेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, क्योंकि उस वक्त जो टेंशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी और उस वक्त हम कहेंगे जो टोटल टेंशन है वो वेट के इक्वल होगी। रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज। रेडियन हमेशा जो है वो डिग्री से ग्रेटर होता है और उसकी रीजन ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये इसको हमने अभी प्रूव भी किया है। ओके जी, प्लैनेट्स के केस में एक्सेलरेशन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा होता है? प्लैनेट्स के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से आ रहा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रही होती है। सो दिस आंसर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स।
Okay, if a car moves with a uniform speed of 2 meter per second in a circle of radius this, then its angular speed will be. तो अगर एक कार जो है वो इस तरह से मूव कर रही हो तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी? v गिवन है 2, रेडियस गिवन है 0.4 और हमने फाइंड करना है ओमेगा. We already know that the relation between linear and angular speed is this, v is equal to r omega, so omega will be equal to v over r. या इसे हम कह सकते हैं 2 divided by 0.4 and this will be equal to 5 radian per second. So this will be the answer, 5 radian per second. SI unit of angular velocity is, angular velocity equal होती है angular displacement over time. Angular displacement का unit radian होता है और time का second होता है. So we can say that its unit is radian per second. But similarly अगर हम SI unit देखें तो वो radian per second ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और units भी हैं angular velocity के और वो revolution per minute और degree per second भी है. A solid disk rolls along a surface. एक solid disk जो है वो एक surface के along roll कर रही है without slipping. What is the angular momentum when it falls? जब भी ये roll कर रही होगी तो उस वक्त इसका angular momentum कितना होगा? Angular momentum का फार्मूला होता है, it is the product of moment of inertia and angular velocity. Inertia का disk के लिए जो फार्मूला होता है that is equal to 1/2 mr square और v ओमेगा इक्वल होता है v over r because v is equal to r omega. ये हम पुट कर सकते हैं. यहाँ पे r square से कैंसिल हो जाएगा, so it becomes mrv over 2. So this option will be the answer. Next is a cylinder of mass has moment of inertia. एक सिलेंडर जो है इसमें बताया हुआ है कि उसका कुछ mass है और उसका कुछ रेडियस है और उसको एक हाइट से रिलीज किया है, एक इंक्लाइंड सरफेस से, और उस वक्त हमने बताना है कि जब वो रोल डाउन हो रहा है तो उस वक्त जो वेलोसिटी है वो बॉटम पर पहुंचने के बाद क्या होगी. तो हमने बताना है, देखें जब इस सिलेंडर को हम रिलीज करेंगे ऊपर वाली हाइट से तो मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल होगी और पोटेंशियल एनर्जी बाद में चेंज होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होंगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, ये होता है mgh. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर. I जो है ये इक्वल होता है 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल होता है v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर एंड प्लस 1/2 mv स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 1/4 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इसे हम यूं लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर. ठीक है, एंड लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू mgh. m से क्या हो जाएगा कैंसिल, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4/3 gh. स्क्वायर अगर हमने खत्म करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो v विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू gh और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट. ओके, नेक्स्ट इज s इज द आर्क लेंथ एंड आफ्टर वन रेवोल्यूशन इट बिकम्स. वन रेवोल्यूशन के बाद आर्क लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी. तो अगर हम इसे देखें तो इसके लिए वन रेवोल्यूशन के बाद जो आर्क लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, एंड सर्कमफेरेंस वी ऑलरेडी नो दैट इट इज टोटल इन इक्वल टू 2 pi r. So the answer will be 2 pi r. Okay, next is a cyclist cycling around a circular racing track skids because circular track में वो skid क्यों होता है, क्योंकि उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है वो कम होती है. देखिए जो साइक्लिस्ट जब सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होता है तो जो ग्रिप करवा रही होती है, ग्रिप हमेशा ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से करता है, जिसकी वजह से उसे आसानी से मूव करने में हेल्प मिलती है. लेकिन चूंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है उसे सेंटर की तरफ जो है वो पुश भी मिल रहा होगा. जब सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा तो वो स्किड करेगा, स्लिप करेगा. Okay, next is if a wheel of radius r turns through an angle of 30 degree, then the distance is. तो distance कितना होगा जो वो मूव करेगा. तो इसमें रेडियस जो है वो हमें पता है दैट इज r और एंगल कितना है 30 डिग्री. 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो इसके लिए हम π/180 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा π/6. सो इट बिकम्स π/6 इंटू r. सो आर्क लेंथ विल बी π/6 इंटू r. इन एंगुलर मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज. वैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लीनियर के केस में F इज इक्वल टू ma होता है,
लेकिन एंगुलर के केस में हम फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं टॉर्क से, आई मैस का इफेक्ट को हम रिलेस कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ए को हम रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से. सो इट बिकम्स टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. Angular velocity is dash. Angular velocity is a vector quantity because it has some magnitude as well as some direction. तो इसलिए जब इसके पास दोनों वैल्यूज होती हैं तो ये वेक्टर होती है, और ये कांस्टेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि ये चेंज भी हो सकती है. द शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट दिस एंगुलर स्पीड. ये बताई हुई है 360 रेवोल्यूशन पर मिनट. एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से लिखते हैं, लेकिन ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है तो इसको हम रेडियन पर सेकेंड में चेंज करते हैं. रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए पहले हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, और 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 6 6 7 36 और ये बन जाएगा 12 पाई. ठीक है, और इसके लिए हमने बताना है कि 1 सेकंड में 1 सेकंड टाइम, और इसके लिए हमने थीटा फाइंड करना है. तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. So angular displacement will be equal to angular velocity multiply time. तो इसको अगर हम multiply करें तो 12 pi into 1 it becomes 12 pi. So answer is 12 pi radian. What is the outward force acting on a mass of 10 kg? हमने outward force find करनी है, और इसमें जो mass है वो 10 kg है, और वो एक string के along जो है वो move कर रहा है. उस string की जो length है वो 10 मीटर है और speed 1 मीटर पर सेकेंड है. ये जो length है इसको हम radius कहेंगे. This mass is denoted by m and this speed is denoted by v. तो फार्मूला क्या यूज हो जाएगा? आउटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू जितना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट इन रिएक्शन होते हैं. तो जितनी इनवर्ड फोर्स होगी उतनी ही आउटवर्ड फोर्स होगी. इसका मतलब है आउटवर्ड फोर्स विल बी ऑल्सो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. एम होता है 10, वी की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर और आर की जगह आ जाएगा 10. So 10 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, and it becomes 1 Newton. So the answer is 1 Newton. Angular displacement is generally expressed in. Angular displacement को आमतौर पे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं? तो जनरली जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब में ही एक्सप्रेस हो रहा होता है, ऑल ऑफ दीज, चाहे वो रेवोल्यूशन हो, रेडियन हो, डिग्रीज हो. लेकिन अगर यही क्वेश्चन एसआई यूनिट के हवाले से आता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होता है. सो जनरल रिप्रेजेंटेशन में और एसआई यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. अ टर्न टेबल बिगिंस टू रोटेट फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट के केस में यानी एंगुलर जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 0 with angular acceleration if a point on the turntable turns 9 radian. This one is angular displacement theta in time 3 seconds. Where then the angular acceleration is. Angular acceleration हमने फाइंड करना है. इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला. सेकेंड इक्वेशन वैसे होती है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हम रिप्लेस करेंगे. एंगुलर मोशन के केस में बन जाएगा डेल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. सो इफ वी वांट टू फाइंड अल्फा तो इन वैल्यूज को यहीं रहने देते हैं. ये वैल्यू पूरी जाके इस साइड पे क्या हो जाएगी? माइनस. और ये अगर हमने अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को यहीं रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज उधर जाके क्या हो जाएंगी? जो डिवाइड हो रही है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. थीटा 9 है और ओमेगा आई हमें पता है 0 है, और टी स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर. तो इसे हम देखेंगे 2 into 9 18. 18 over 9 it becomes 2. So the answer is 2. Next is a man is standing on an elevator which is ascending with an acceleration. एक आदमी जो है वो एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ है और एलिवेटर जो है वो ऊपर मूव कर रही है. अब हमने बताना है कि जो मैन का अपेरेंट वेट है वो कितना होगा. When the body is in moving in upward direction तो अपेरेंट वेट को हम डिनोट करते हैं T से. अच्छा, अब हम देखते हैं ये अपेरेंट वेट कितना होगा. बहरहाल यहाँ पर हम सबसे पहले यूज करेंगे नेट फोर्स. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अगर हम नेट फोर्स देखें तो वो इक्वल होती है एम ए के. बट अगर हम इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगे हैं, एक अपवर्ड टेंशन और दूसरी डाउनवर्ड वेट. और जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो ऊपर वाली फोर्स ग्रेटर होगी, और इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू. अगर हम इनको कंपेयर करें तो कंपेयर करते वक्त हम दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं. It means this is equal to T minus W is equal to MA. और अगर हम T फाइंड करना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा? T is equal to W plus MA.
दिस टी रिप्रेजेंट्स द अपेरेंट वेट, ठीक है, जो टेंशन एक्सर्ट हो रही है। तो इस केस में अगर हम अपेरेंट वेट देखें तो ये दोनों चीज़ों का सम है, वेट का और नेट फोर्स की जो वैल्यू है, जो एम ए की वैल्यू है, एक्सेलरेटिंग फोर्स की जो वैल्यू है उसके, तो इट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। Okay, ji, who discovered the inverse square law of gravity? This is very simple. Inverse square law of gravity was discovered by Newton's law of gravitation. Newton ने ही discover किया था. According to this, the gravitational force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance. ये square of distance के साथ inversely related है, इसलिए हम इसको inverse square law भी कहते हैं. Okay, जो planet अर्थ के closed है, nearest है, वो कौन सा है? अर्थ के nearest planet जो है that is Venus. Okay, next is as the delta t approaches to 0, the limit delta omega over delta t becomes. Delta omega over delta t, as we already know that change in velocity over change in time, ये वैसे इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। और जब हम इस डेल्टा t को अप्रोच कर दें जीरो के, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन बनता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू कवर द अर्थ इज. मिनिमम नंबर 3 होते हैं, क्योंकि वन सैटेलाइट जो है ये कवर कर रहा होता है तकरीबन 120 डिग्री ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अगर हम 3 सैटेलाइट्स को देखें तो 3 सैटेलाइट्स कितना कवर करेंगे? 120 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 360, और ये तकरीबन पूरे अर्थ का सरकमफेरेंस बाउंड्री का एंगल बन जाता है। तो अगर हम 3 सैटेलाइट्स को करेक्टली पोजिशन करें तो तब वो आसानी से पूरे अर्थ को कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड. एक बॉडी को हमने सस्पेंड किया फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एलिवेटर एंड मूविंग अप विद एक्सेलरेशन g. इट्स अपेरेंट वेट इन एलिवेटर इज. अभी हमने कुछ एमसीक्यूज पहले एक केस पढ़ा था कि जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो जो अपेरेंट वेट होता है दैट इज डिनोटेड बाय t, और इस t को हम किससे लिखते हैं? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ वैल्यूज, वेट यानी mg प्लस ma. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो mg के लिहाज से जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने कहा है कि इसमें उसने कहा है कि जो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है वो भी वही एक्सेलरेशन है, यानी इस केस में जो a है वो भी g के इक्वल है, तो हम a को रिप्लेस कर देंगे g से, तो mg प्लस mg ये बन जाएगा 2mg इस कंडीशन के लिहाज से, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे m2 g 9.8, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 39.2 न्यूटन. सो दिस विल बी द आंसर, 39.2 न्यूटन. Okay, if a body of mass 10 kg is allowed to fall freely, its apparent weight become. एक बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो उस वक्त जो है वो अपेरेंट वेट का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है. अपेरेंट वेट डाउनवर्ड के केस में दैट इज इक्वल टू, इसे हम टी से डिनोट करते हैं और ये दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होती है और एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है वेट उसमें से माइनस हो जाती है, तो इसमें जो है हम इस केस में फाइंड करेंगे. अच्छा, इसमें उसने कहा है कि जो एक बॉडी है उसको हमने फ्रीली फॉल करवाया है. फ्रीली फॉल के केस में जो है एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? दैट इज इक्वल टू जी. अब यहाँ पर भी देखें वही केस, एम जी माइनस एम ए. जब हम इस ए को जी से रिप्लेस करेंगे तो एम जी माइनस एम जी किसके इक्वल हो जाएगा? इट बिकम 0. सो दिस आंसर विल बी 0. Okay, next is moment of inertia of which body about its perpendicular axis is greater. Moment of inertia जो है वो किसका ज्यादा है? सफेयर का अगर हम moment of inertia की बात करें तो ये होता है 2/5 mr square. Moment of inertia एक्चुअली mass और square of radius का प्रोडक्ट होता है. सिर्फ इनमें स्टार्ट में कांस्टेंट होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जिसके लिहाज से हम देखते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है. अगर हम हुप के लिए देखें तो ये इक्वल होता है mr स्क्वायर के, और अगर हम डिस्क के लिए देखें तो इक्वल होता है 1/2 mr स्क्वायर के. तो अगर हम इन सब को कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली हुप का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है. When a body is moving along a circular path, it covers a certain angle, ठीक है, in given interval of time, such type of motion है. जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, कुछ एंगल्स कवर कर रही होती है, तो उस मोशन को आमतौर पे क्या कहते हैं? एंगुलर मोशन. नेक्स्ट इज अ व्हील इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इट कवर्स दिस. 50 रेवोल्यूशंस का टाइम दिया हुआ है. थीटा को हम लिख सकते हैं. Okay, this is our angular displacement. Angular displacement is 50 revolution, लेकिन हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे. 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, तो 50 रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? 100 पाई रेडियन के. इन फर्स्ट 5 सेकेंड, टाइम इज 5 सेकेंड. आफ्टर स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है, एंड फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन.
एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और सेम फार्मूला जो अभी हमने कुछ देर पहले यूज किया था, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र वाला, ये लीनियर मोशन के लिए था। इसमें हम s को चेंज कर देंगे थीटा से और वी आई को चेंज कर देंगे ओमेगा आई से, और ये बन जाएगा a को चेंज कर देंगे अल्फा से इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा ओमेगा आई टी के साथ, और इधर जो है ये बन जाएगा 1/2 अल्फा टी स्क्र। और अगर हमने अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को यहीं रहने दें, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू थीटा माइनस ओमेगा आई टी, और टी स्क्र जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए हम 2 इंटू 100 पाई और 100 पाई माइनस ओमेगा आई, वी नो दैट इट इज 0, और टी स्क्र की जगह क्या आ जाएगा 5 स्क्र। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 100 इट बिकम्स 200, 200 पाई ओवर 25, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 पाई। सो द एंगुलर एक्सेलरेशन इज 8 पाई। अब हमने ओमेगा एफ फाइंड करना है। इसके लिए फाइनल वेलोसिटी वाला फार्मूला वी एफ होता है वी आई प्लस ए टी, सो ओमेगा एफ इक्वल हो जाएगा ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। एंगुलर मोशन के लिए हम इस तरह से चेंज कर देंगे। तो ओमेगा आई अभी हमने फाइंड किया 0, अल्फा फाइंड किया 8 पाई एंड टी इज 5, सो इट बिकम्स 40 पाई, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो इसमें जो आंसर है वो हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन 8 पाई एंड 40 पाई। ओके जी, नेक्स्ट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हूप इज इक्वल टू, एक हूप की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हूप के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका वैसे फार्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हूप के लिए जो आई है ये इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कॉमन करके थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 1/2 एम इंटू आर ओमेगा, और इसका स्क्वायर लिख देते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। So we can say that the rotational kinetic energy of a hoop is equal to translational kinetic. When a body moves in a circle, the angle between linear and angular velocity is, जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट बनेगी और एंगुलर वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर बनेगी, और इनके दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज इट इज अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर। Okay, जी, next is the angular velocity of a rotating body at 120 rpm is, rpm stands for revolution per minute। इसको हम रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले 120 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, और मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 4 पाई, और 4 पाई को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे पाई यानी 3.14 से तो बन जाएगा 12.56। सो दिस विल बी द आंसर। The angular acceleration of a body rotating at this initial angular velocity is 12 radian per second, and then final is 24 radian per second. Time is 12 seconds और angular acceleration find करना है। Acceleration linear की तरह ही फार्मूला यूज होगा, जैसे linear acceleration का फार्मूला था vf minus vi over t। Similarly angular acceleration will be omega f minus omega i over ओमेगा एफ वैल्यू गिवन है 24, ओमेगा आई की है 12, और टी की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज 12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 over 12 इट बिकम्स 1, सो दिस विल बी 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज द पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी, दिस वैल्यू इज नोन एज ओमेगा। व्हाट इज इट्स रेडियल एक्सेलरेशन, अल्फा हमने फाइंड करना है, अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 into 4 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 2 multiply 16, दिस इज इक्वल टू 32। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच वन इज कंजर्व, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल में, और पोटेंशियल चेंज होती है काइनेटिक में डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ,
एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L एंड इट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया and angular velocity. So first option will be its answer. Okay, next MCQ is the particle of mass. This is mass. It is moving in a circular path of radius. Angular speed is omega. Centripetal force will be Fc का फार्मूला होगा m v स्क्वायर ओवर r होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हमें v नहीं दिया हुआ तो हम इसको चेंज करेंगे. v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, सो इट बिकम्स m r होल ओमेगा स्क्वायर और ये बनेगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर. यानी अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये होगा. इसके लिए हम वैल्यूज पुट कर देंगे और ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई होल स्क्वायर और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 पाई. सो द आंसर इज 8 पाई न्यूटन. ओके, थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपकी फिजिक्स में सर्कुलर मोशन के हवाले से काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से पॉसिबल MCQs आ सकते हैं और इनसे रेलिवेंट किसी भी और तरह का MCQ भी आ सकता है. बट दीज आर वेरी बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs विच आर इंपॉर्टेंट इन सर्कुलर मोशन. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आइंदा हम आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस बना सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.